Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 20 in Advanced Topics on Change Management. As you remember, yesterday we were talking about Alibaba Group. Today again we will continue with the case study and we'll try to see how the Alibaba Group is organized and how the organization of the group fits with its strategic objectives. As you remember, we were saying that Alibaba Group basically comprises of number of internet trading companies. If you remember, these companies were Alibaba.com, an international business-to-business marketplace that helped match China's small businesses with foreign trading partners. Alibaba.com.cn, the group domestic B2B marketplace, and Taobao, China's largest online shopping website, providing a platform for both retailers and individuals to sell virtually anything to Chinese consumers. The Alibaba Group also offered online payment services through Alipay, internet-based business management solutions through Alisoft, an online advertising exchange in Alimama, and an entertainment portal in China, Yahoo. So basically, Alibaba Group had 6 substantial business units that were organized as independent subsidiaries. So how they were organized? They were organized as independent subsidiaries. अब अगर आपको याद हो तो हमने ये भी बात की थी कि देखिए हमने थोड़ा सा देखा था कि अलीबाबा ग्रुप के डिफरेंट बिजनेसेस किस किस्म के हैं, ठीक है, और 1999 से लेके 2008 तक एक पहली alibaba.com से, जो कि एक B2B और B2C किस्म की इंटरनेट बिजनेस था, उससे लेके ये बिजनेसेस 5-6 सब्सिडरीज तक कैसे ग्रो किए, ठीक है। और हमने थोड़ा सा ये भी बात किया था कि इस टाइम पीरियड में चाइना की जो मार्केट थी वो कैसे प्राइवेटाइज हो रही थी और चाइना में प्राइवेट बिजनेसेस की इम्पोर्टेंस कैसे ग्रो कर रही थी। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि 1997 में जियांग ज़ीमिन जो था उसने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से, जब पार्टी लीडर की हैसियत से चार्ज संभाला, और ये 19 इयर्स तक चाइना जो था वो डेंग ज़ीपेंग के अंडर रहा, जब डेंग ज़ीपेंग जो था वो पार्टी चेयरमैन के तौर पे रहा। ज़ेंग डीपेंग के टाइम ही से चाइना में जो था बहुत सारी चेंजेस होना शुरू हो गई थी और चाइना जो था वो ओपन अप हो रहा था और चाइना प्राइवेट बिजनेसेस के लिए चाइना में डीरेगुलेशन हो रही थी, ठीक है, चाइना में प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया जा रहा था। लेकिन जियांग ज़ीमिन ने आके इस प्रोसेस को मजीद चेंज किया क्योंकि वो समझता था कि चाइना का फ्यूचर, चाइना का जो फ्यूचर ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो प्राइवेट बिजनेसेस की ग्रोथ से लिंक्ड है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि चाइना जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के तौर पे बड़ी तेजी से उभर रही थी, ठीक है, जहाँ लेट 90s में और अर्ली 20th सेंचुरी में, जो 21st सेंचुरी के शुरू में हम देखते हैं कि चाइना जो है वो इंतहाई तेजी से एक दुनिया की बड़ी जो है वो पावर के तौर पे, एक ट्रेडिंग और इकोनॉमिक पावर के तौर पे जो है वो इमर्ज कर रही है, ठीक है। और हमने कहा कि चाइना की जो ट्रेड थी वो 10% से 45% ऑफ जीडीपी हो चुकी थी 1997 तक। इसके नतीजे में मिलियंस ऑफ चाइनीज जो कि पॉवर्टी के लाइन से नीचे जिंदगी बसर करते थे, वो अब उनकी भी तरक्की होना शुरू हो गई, जब वो भी अब मिडिल क्लास में शामिल होना शुरू हो गए, ठीक है। और इसका हमें इस तरह भी अंदाजा हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि चाइना अलोन accounted for over 75% of the world poverty reduction over the last 30 years. The World Bank referred to China achievement since the reforms as tremendous success. जैसे जैसे ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल बैरियर्स थे दे फेल, तो प्राइवेट या स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश होना शुरू हो गए और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं
पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना शुरू हो गए, और एक वक्त में जो प्राइवेट कंपनीज के लिए अथॉरिटीज के जहन में एक हॉस्टिलिटी थी, या अथॉरिटीज जो कि प्राइवेट कंपनीज के लिए एक हॉस्टिलिटी रखते थे, वो हॉस्टिलिटी जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। ठीक है। और द 15th पार्टी कांग्रेस इन 1997 openly acknowledged that the private sector was an important component of the economy, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि 1997 में कम्युनिस्ट पार्टी ने ओपनली एक्नॉलेज किया कि प्राइवेट सेक्टर के बगैर अब चाइना की तरक्की मुमकिन नहीं। ठीक है। अब देखिए, हमने ये भी कहा कि जैक मा कौन था, जो हमने ये भी बात की थी कि जैक मा कौन है, जैक मा की ऐसी क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो ये इतनी कामयाब कंपनी बनाने में कामयाब हुआ। देखिए, जैक मा बेसिकली एक इंग्लिश टीचर था। ठीक है। जो कि चाइनीज इकोनॉमिक वफ्द के साथ, चाइनीज इकोनॉमिक ट्रेड डेलीगेशन के साथ उसने 1990s में एज अ इंटरप्रेटर के तौर पे यूएस विजिट करना शुरू किया। ठीक है। अपने विजिट्स के दरमियान उसने ये एक दफ़ा एक तजर्बा किया। उसने कहा वो जो इंटरनेट से मुतासर हुआ, ठीक है, या इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हुआ, और उसने ये कहा, उसने देखा कि जी कि उसने एक सर्च इंजन में चाइना टाइप किया, और वो ये देखना चाहता था चाइना टाइप करने के नतीजे में क्या चाइना के बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो सरप्राइजिंगली चाइना के बारे में कोई भी किसी किस्म की भी रिजल्ट्स रिटर्न नहीं हुए। तो 1990s में जब जैक मा, जो कि यूएस की विजिट पे था एज अ इंटरप्रेटर विद अ चाइनीज ट्रेड डेलीगेशन, उसने ये देखा कि उसने सर्च इंजन में वर्ड चाइना टाइप किया, जिसके नतीजे में सर्च इंजन ने कोई भी रिजल्ट जो था वो शो नहीं किया। इसकी वजह से उसको एक अफसोस भी हुआ और उसको एक तजस्सुस भी हुआ कि चाइना में इंटरनेट बिजनेस के बहुत अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, जो चाइना के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते। और अब टाइम आ गया है कि चाइना की जो ट्रेड है उसको इस जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू दूसरी दुनिया को मुतारिफ कराया जाए। ठीक है। अब देखिए, 1999 में माँ ने अपनी गवर्नमेंट का काम छोड़ दिया और उसने अली बाबा की बुनियाद रखी। अली बाबा जो था वाज अ सिंपल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म designed to help connect small Chinese manufacturers with buyers such as retailers, trading companies, and downstream manufacturers. Later that year, Alibaba Group was formally organized by its 18 founders and led by Ma. Alibaba began by providing free basic services to registered users by 2008. The company had migrated about 1% of its users to the value-added International Gold Supplier and China Trespass Membership Program. देखिए, अली बाबा से उसने ये बिजनेस शुरू किया है, आप देखते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बिजनेस कैसे ग्रो किया। ठीक है। और कैसे उसने डिफरेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए, जैसे अली बाबा गोल्ड सप्लायर प्रोग्राम, जिसमें जिसके जो कंपनीज इसकी मेंबरशिप हासिल करती थी उनको मज़ीद फैसिलिटीज़ क्या मिलती थी कि दे वर इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू बायर्स, और कंपनी प्रोफाइल ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है। 1999 में अली बाबा ग्रुप जो था, जो टिपिकली उनका B2B ग्रुप था, दैट हैड 50 to 100 एम्प्लॉइज and were split relatively equally between manufacturing and trading companies. ठीक है। According to David V, CEO of Alibaba B2B businesses, the exporters used to take orders from big companies like Walmart. With Alibaba.com, they acquired customers online at extremely low cost, a couple of US dollars a day to have an online storefront with us, with an access to 10 million global buyers. अब देखिए, 1999 में हमें वो बताता है कि अली बाबा ग्रुप जो था उसके 50 से 100 के दरमियान मेंबर्स थे, और इसी दौरान जो सबसे बड़ा फायदा था कंपनीज को कि वो ऑनलाइन बेहतर और सस्ते तरीके से कस्टमर्स के साथ लिंक हो रही थी, जब बिग बायर्स लाइक वॉलमार्ट से ऑर्डर्स लेने में कामयाब हो रही थी। ठीक है। अब देखिए, इन 2008 में अली बाबा जो था इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय 48% टू RMB 1.2 बिलियन। ठीक है।
और इसके कोई 10.5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स थे और 1.7 मिलियन स्टोर फ्रंट्स अवेलेबल थे। ठीक है, अब ये सारी स्टोरी क्या है कि देखिए कि कैसे कैसे किस तरीके से विद टाइम जो है वो अली बाबा ग्रुप जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इतना बल्क ऑफ ट्रेड इस हद तक इंक्रीज हो गया था कि जैक मा ने सोचा कि वो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सिटी बैंक या लगेज हैंडलर्स लाइक यूपीएस, उनसे राब्ता कर सकता है और अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंटेड रेट पे फाइनेंसिंग या जो है वो पार्सल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन। तो बिजनेस जो है वो इस हद तक अब कामयाब हो चुका था। अब देखिए ये तो थी अलीबाबा की alibaba.com की स्टोरी। ठीक है, जो कि 2008 में 1999 में जो कि एज अ बिजनेस लॉन्च किया गया और बाय 2008 इट हैड बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, in 2003 Alibaba Group launched Taibo, an online shopping platform for retailers and individuals to sell goods to Chinese consumers. Ma highlighted a key motivation for forming Taibo. eBay grew strongly. At that time, there were only two companies in China that understood online marketplaces, eBay and Alibaba. I was particularly concerned that eBay power sellers would grow their business to compete in B2B space. In China, the line between individuals and small business is blurry. There are so many people with entrepreneur ambitions. I needed to stop eBay to protect Alibaba. 2003 में अलीबाबा ग्रुप ने एक और अपनी सब्सिडरी भी लॉन्च की जो कि टेबो कहलाती थी और बेसिकली ये एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म था और ये ईबे के अगेंस्ट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और जैक मा ये समझता था कि अगर ईबे को अब स्टॉप ना किया गया चाइना में या ईबे के को एक टफ कंपटीशन ना दिया गया तो ईबे जो है वो चाइनीज मार्केट पे छा जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि जी के अब देखें हमने देखा कि जी कि जैक मा ने कैसे कैसे कंपनीज ग्रो करी हैं। एक B2B बिजनेस से या B2C बिजनेस से अब उसने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर दिया है। ठीक है, और आप देखते हैं कि भाई 2008 जो है टैबो जो है और भी जो है उसने अपनी मजीद फर्दर सर्विसेज इंट्रोड्यूस की। ठीक है, और वो हमें बताता है कि 2008 में टैबो अचीव्ड gross merchandise volume of 14 billion through its online marketplace and became China's second largest website based on the number of page views. By the end of 2009, Taibo gross merchandise volume represented over 2% of all China retail volume. According to Alibaba Group CFO Joe Tosai, the B2B business makes the majority of Alibaba Group's revenues, but we see Taibo contributing significantly going forward. अब देखिए जहां एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया गया वहां ही अब कस्टमर्स को ये कॉन्फिडेंस भी चाहिए था कि वो जो ऑनलाइन चीज़ें खरीदती हैं उनकी क्वालिटी ठीक होगी, जो एक ऑनलाइन जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है या जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं ये प्रोडक्ट भी उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ही डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और कस्टमर्स जो हैं अगर वो उनका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई मेजर्स चाहिए थे। ठीक है, अब देखिए कस्टमर्स जो हैं वो पेमेंट करते हैं और अगर वो पेमेंट करते हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए उन्होंने पेमेंट की है तो देन इट वुड शेक अप देयर कॉन्फिडेंस इन द ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन ट्रेडिंग। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अलीबाबा ग्रुप ने अली पे के नाम से एक और सब्सिडरी इंट्रोड्यूस की जिसका मकसद यही था कि अली पे जो था वो टिपिकली जो था उसका मकसद क्या था कि वो कस्टमर्स की पेमेंट को उस वक्त तक होल्ड करता था और बायर्स को रिलीज नहीं करता था जब तक कि कस्टमर्स को हम बात कर रहे थे कि अली पे जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और अली पे को इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था कि अलीबाबा ग्रुप जो है वो कस्टमर्स का ट्रस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग पे मेंटेन करना चाहता था या कस्टमर्स का ट्रस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग पे उसको बढ़ाना चाहता था। ठीक है, अब देखिए अब
कस्टमर्स जो थे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आप अगर जो डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस की, अगर प्रोडक्ट्स उन्हीं डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक नहीं है या वो स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं करती, तो फिर कस्टमर्स का नुकसान है। इस चीज़ को जो है वो ओवरकम करने के लिए पेपॉल के डिज़ाइन पे, जैसा ईबे की जो एक सब्सिडरी थी पेपॉल, जो कि दुनिया में एक ऑनलाइन पेमेंट का तरीक़ेकार है, उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने अली पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये भी तब तक जो है कस्टमर्स के पैसे को तब तक बायर्स को रिलीज नहीं करती थी जब तक कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स मिल नहीं जाती थी और वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो अप टू दी मार्क हैं, ठीक है। अली पे बिजनेस जो था वो बेसिकली चाइना बेस्ड था, ठीक है, क्योंकि चाइनीज कस्टमर्स को ये ज़्यादातर इन चीज़ों से सर्व किया जाता था, लेकिन जो माँ था वो समझता था कि इसकी इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी हो सकती है, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया में देयर इज लॉट ऑफ स्कोप जहाँ पे अली पे जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के सिलसिले में, ठीक है। और देखिए ये बिजनेस इस हद तक काम हुआ कि अली पे जो है अगस्त 2008 की फिगर्स के मुताबिक अली पे अनाउंस that the payment volume it handled reached a peak of 66 million per day and that its user accounts had exceeded 100 million, ठीक है। Selected other businesses, और कौन से बिजनेसेस थे, और जो एंटरटेनमेंट पोर्टल जो ये मेंटेन कर रहे थे वो था चाइना याहू, और चाइना याहू जो है वो चाइनीज लैंग्वेज पोर्टल था ऑफरिंग सर्च, ईमेल एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट, ठीक है। और हम देखते हैं कि 2009 में जो चाइना याहू था वो टोटली अब अली बाबा ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया था। इसके साथ साथ एक अली सॉफ्ट के नाम से एक और बिजनेस इंट्रोड्यूस किया गया जो कि स्मॉल बिजनेसेस को डिफरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करता था। फॉर एग्जांपल इंटरनेट बेस्ड एंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, सच एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड किए जाते थे। Alibaba estimated there were over 40 million small businesses in China, and just 5% of these businesses use enterprise management software. That was well below the 60% penetration rate in developed Western markets. इससे इन फिगर से उसने अंदाज़ा लगाया कि अभी बहुत स्कोप है कि हम अली सॉफ्ट को जो है वो सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसने एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज भी एस्टेब्लिश किया जिसको अली मामा का नाम दिया गया, ठीक है, जहां पे लोग जो हैं जो एडवर्टाइजर्स थे वो अपनी डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उनको जो उनकी एक कॉपी जो है जो उनका खाका जो है वो ऑनलाइन डिस्प्ले करते थे, बायर्स उसको देख सकते थे और जो उनको एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगती थी उसको वो बाय कर सकते थे, ठीक है। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि जी यहाँ तक तो कल हमने देखा था कि सब्सिडरी 1999 से जो है वो 2008 तक किस तरह ग्रो की और किस तरह उसकी 5 मेजर सब्सिडरीज फर्दर डेवलप हुई। अब हम देखते हैं कि जी के आहिस्ता आहिस्ता अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर उसने क्या डिसीजंस लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। अब देखते हैं कि अली लेट 2008 में जो है वो जैक मा ने डिसाइड किया कि अपनी alibaba.com जो है वो अब मार्केट में अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो चुकी है एज अ ब्रांड, और अब टाइम आ गया है कि उसको हम पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो IPOs ऑफर किए गए अलीबाबा B2B बिजनेसेस के। अकॉर्डिंग टू मा इन 2006 we decided to IPO the B2B business because it reached a threshold of scale and maturity. Alibaba Group listed 19.25% of its B2B business, Alibaba.com and Alibaba.com.China, on the Hong Kong Stock Exchange on November 7, 2007. The IPO raised $1.7 billion and the stock nearly tripled in value in its first day of trading, ठीक है। तो ये बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। उसने कहा जी कि ये जो अलीबाबा ग्रुप है
जिसमें alibaba.com और alibaba.com.china है। अब टाइम आ गया है कि इसको पब्लिक ऑफरिंग की जाए, इनिशियल इसको पब्लिक किया जाए, ठीक है। तो इस कंपनी को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे नवंबर 7 2008 में रजिस्टर किया और इनिशियल आईपीओ जो था दैट रेज्ड 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स और विद इन द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग उसके शेयर्स, उनकी वैल्यू तिगनी होगी, जो 3 टाइम्स उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज होगी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग। Alibaba's public listing provided numerous benefits. The recognition and publicity was valuable to Alibaba B2B customers looking to attract their own potential customers to their virtual showrooms. It also attracted management talent and allowed Ma to use equity-based incentives to pay managers in Alibaba.com, the listed company. Given these benefits, Ma wondered if he should consider listing other businesses. अब देखिए उसको पब्लिक करने के क्या फ़ायदा हुए कि कंपनी का ब्रांड मज़ीद मशहूर हो गया, ठीक है। और जो लोग अलीबाबा पे इश्तिहारात देते थे, जो अलीबाबा को बायर्स के साथ लिंक करने के लिए अपना वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स बनाए हुए थे, उन लोगों को इसको बड़ी खुशी हुई कि जी अब ये पब्लिक कंपनी होगी है, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, हमें भी अपने बायर्स को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। एंड देन अगेन यहाँ पे इक्विटी बेस्ड रिवॉर्ड्स दिए जा सकते थे, ठीक है। और जो मैनेजमेंट टैलेंट था उसको भी अट्रैक्ट करने में ज़्यादा आसानी साबित हुई, ठीक है। ऑफ कोर्स पब्लिक लिस्टिंग केम विद इट्स कॉस्ट टू, तो जो पब्लिक लिस्टिंग है उसकी कोई ना कोई कीमत भी अदा करनी पड़ती है, ठीक है। Alibaba management had to disclose its compensation packages publicly for the first time. Many of the interactions among Alibaba private and publicly listed entities had to stipulated in an administration services sharing framework agreement, a website cross-marketing services agreement and technology services framework agreement. Managers had also to respond to a broad base of shareholders, resolve governance of conflict interest, and perform under continuous public scrutiny, ठीक है। जहाँ इसके कोई फायदे हुए वहाँ पे इसकी कोई कॉस्ट भी हुई, बहुत सारे उनको मायदे साइन करने पड़े, ठीक है, एग्रीमेंट साइन करनी पड़ी। देन अगेन उनको अब एक जो शेयर होल्डर्स की ब्रॉडर बेस थी, दे वर रिस्पॉन्सिबल टू देम, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ा एंड ऑब्वियसली दे वर कॉन्टिन्यूसली अंडर सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जहाँ पब्लिक की सिक्योरिटी के अंडर थे। समथिंग यू कैन कंट्रोल, अदर्स यू कैनॉट कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ चीज़ें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ आप नहीं कंट्रोल कर सकते। मार्केट फ्लक्चुएशंस यू कैनॉट कंट्रोल, ऑपरेशन ऑफ बिजनेसेस यू कैन कंट्रोल, credibility of management you can control if you strive for transparency during the rough patches. Despite B2B business public status, Ma unabashedly put customers and employees ahead of shareholders, declaring to investors who disagreed with this policy, you do not have to invest in Alibaba. He eschewed Wall Street short-term focus on stock prices and quarterly profits to build a global Chinese brand. जैक मा जो था, दो अलीबाबा ग्रुप जो है वो पब्लिक हो चुका था, ठीक है। जो दो अलीबाबा ग्रुप अब जो है वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन चुका था, लेकिन जैक मा हमेशा एम्प्लॉयज को जो है और कस्टमर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स। और उसने अपने शेयर होल्डर्स को क्लियरली कहा कि ये कोई आजकल कंपल्सरी नहीं है कि आप alibaba.com में शेयर करें। मैं आपके इस बात से एग्री नहीं करता कि आप सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं मेरे लिए मेरे कस्टमर्स एम्प्लॉयज़ आज भी आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जैक मा की क्या पॉलिसी थी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से अलीबाबा मिशन स्टेटमेंट वाज ब्रॉड एंड विजनरी। अब उनकी मिशन स्टेटमेंट के बारे में हमें बताया जा रहा है कि मिशन स्टेटमेंट जो थी वो एक ब्रॉड और विजनरी किस्म की मिशन स्टेटमेंट थी। टू मेक इट ईजी टू डू बिजनेस एनीवेयर, और उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या कहती थी? टू मेक इट ईजी टू डू बिजनेस एनीवेयर। अकॉर्डिंग टू मॉ, believe that founder-driven companies focus on a mission. The challenge is how do you communicate mission? How do you instill strong values and hire talent that is willing to follow the mission? Competition or cooperation? By his own admission, Ma was a fan of Jack Welch, so it was only natural
that his organization came to resemble that of GE in some regards. Just as Welch did not dictate an overall theme or strategy for GE, Ma preferred not to set one agenda from Alibaba corporate center, but rather to have each subsidiary set its own strategy. देखिए जैक मा जो था वो बेसिकली जैक वेल्च से बड़ा इम्प्रेस था, तो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी किसी हद तक जैक वेल्च जिसने जिस तरह जीई को ऑर्गेनाइज किया था, किसी हद तक जैक मा ने भी उसी तरह अलीबाबा ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया। जैक मा वेल्च की तरह ये समझता था कि सब्सिडरीज को हेडक्वार्टर को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, जहाँ हेडक्वार्टर को सब्सिडरीज के टारगेट्स, सब्सिडरीज के जो स्ट्रैटेजीज हैं वो फॉर्मुलेट नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्सिडरीज को ये डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज और टारगेट्स और गोल्स खुद एस्टेब्लिश करें। तो वेल्च के पैटर्न को फॉलो करते हुए माँ ने भी सब्सिडरीज के लीडर्स को ये आज़ादी दी कि वो जिस तरह चाहें, जिस तरह वो समझते हैं कि जो बेस्ट है उनके बिजनेस इंटरेस्ट के लिहाज से, जो उनके बिजनेसेस के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं, उसी लिहाज से वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। टू एनकरेज कंपटीशन, मा असाइंड ईच ऑफ अलीबाबा सब्सिडरीज इट्स ओन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव टीम, इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंट, अ सीएफओ एंड ऑपरेटिंग मैनेजर। अब देखिए जो भी सब, अब हम ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, तो इसको जरा अच्छी तरह समझिए। देखिए यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि माँ जो था वो बेसिकली जैक वेल्च से इम्प्रेस था, ठीक है, माँ जो है वो जैक वेल्च से इम्प्रेस्ड है, तो नेचुरली उसने भी वही स्टाइल रखा जो कि जैक वेल्च का था जीई को ऑर्गेनाइज करते हुए। जैसे कि वेल्च जो है उसने सब्सिडरीज को मुकम्मल आज़ादी दी हुई थी कि वो जिस तरह चाहे अपने मिशंस और गोल्स एस्टैब्लिश कर सकती हैं, जो अपनी स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इसी तरह माँ भी समझता था कि ये सब्सिडरीज जो है उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को खुद वॉच करें, हेडक्वार्टर को उनको डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और इसलिए टू इनकरेज कंपटीशन, माँ ने जो है वो हर सब्सिडरी का उसका अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और एग्जीक्यूटिव टीम थी, including a president, CFO, and operating managers. Tsai illustrated some of the resulting competition. Alipay primary objective is to be leader in payment processing, which requires it to develop its own client base of online merchants. However, these clients could be other e-commerce websites that compete directly with Taobao. For example, Joyo.com is a client of Alipay, yet is a subsidiary of Amazon, a company that competes with Taobao. अब देखिए वो कहते हैं जी कि आज़ादी का कुछ, वो कहते हैं जी इसकी वजह से क्या कुछ थोड़ी सी जो है कंपटीशन कैसे इंक्रीज हुआ और किस किस्म के एनवायरनमेंट फेस करनी पड़ी। अलीपे की एग्जांपल दी जा रही है और हमें ये बताया जा रहा है कि देखिए बेसिकली अलीपे एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी था और उसका मकसद क्या था कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करे। अब इसकी वजह से जो कुछ अलीबाबा ग्रुप के डायरेक्ट कंपटीटर्स थे वो भी अली पे की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल Joyo.com जो था, जो कि अमेजोन की सब्सिडरी थी, ठीक है, और टैबो का डायरेक्ट कंपटीटर था, वो भी अली पे के सिस्टम को ही यूज कर रहा था टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। Aside from simply doing business with the competitors of Alibaba Group companies, competition also could entail foregoing numerous potential synergies that were created only if the units worked exclusively with each other. For example, Ma wondered if Taobao or Alibaba B2B businesses should require transactions to be settled using Alipay exclusively. Similarly, should Alipay exclusively funnel customers to Taobao at the expense of its other online merchant clients? Should AliSoft exclusively target the client base of Alibaba.com B2B businesses? अब देखिए यहाँ पे माँ सोच रहा था कि कुछ और जो प्रॉब्लम्स सामने आ रही थी इस प्रेजेंट स्ट्रक्चर की वजह से, कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, कि क्या इनमें कुछ सिनर्जी क्रिएट करनी चाहिए इन कंपनीज के दरमियान कि ये एक दूसरे के कस्टमर बेस से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। क्या इनमें कुछ ऐसी सिनर्जी कायम करनी चाहिए कि ये एक दूसरे की कस्टमर बेस से फ़ायदा उठाएं,
लाइक फॉर एग्जाम्पल, माँ कहता है, या माँ ने हमें विद एग्जाम्पल ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि देखिए कि टेबो और अली बाबा B2B बिजनेसेस, क्या वो एक ही अली पे के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें? क्या सिमिलरली अली पे जो है उसको अपने कस्टमर्स को सिर्फ टेबो की तरफ जो है झुकाना चाहिए, या आप उनको उनको कहना चाहिए कि टेबो के साथ बिजनेसेस करें? ठीक है। और क्या अली सॉफ्ट को जो है वो alibaba.com की जो क्लाइंट बेस है उसको टारगेट करना चाहिए एक्सक्लूसिवली, या इंडिपेंडेंटली भी कस्टमर्स को टारगेट कर सकती है? तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जिन पे माँ सोच रहा था। When internal competitive conflicts arose among Alibaba's businesses, the firm culture tended to favor individual subsidiaries over the group. Ma constantly made subsidiary heads aware that they had the freedom to do what was right for their businesses. If internal competition created tangible disadvantages among subsidiaries, then the relevant subsidiary presidents were responsible for resolving any issues among themselves. This decentralized approach encouraged subsidiary management to proactively come up with commercial solutions to internal conflict. देखिए, इस इंटरनल कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, जो कि अलीबाबा बिजनेस ग्रुप्स में अराइज हो रहे थे, उनको डील करने के लिए माँ की स्ट्रैटेजी क्या थी? ठीक है, माँ जो था वो इस चीज़ से वेल अवेयर था। जब माँ जो था वो समझता था कि जो सब्सिडरीज हेड्स हैं उनको मुकम्मल आज़ादी है अपने बिजनेस के मामलात में। अगर इफ इंटरनल कंपटीशन क्रिएटेड अ नीड फॉर रिजॉल्विंग एनी इश्यूज, देन the subsidiary presidents were responsible how to decide on how to handle any conflict or how to handle any internal conflict. ठीक है? With respect to internal coordination and competition, Desai reflected, we sacrifice forced synergies in order to quickly pursue subsidiary opportunities. Since you do not know where competition is coming from and firm boundaries are changing quickly, suppliers and partners can become competition overnight. Only the paranoid survive, and that is why Alibaba's decentralized model holds up in fast growth settings. देखिए, with respect to internal coordination and competition जो है वो कहता है कि we sacrificed forces synergies in order to quickly pursue subsidiary opportunities. कहा हमने जो synergies हैं विद इन, जो कि अगर एक कोऑर्डिनेशन, जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन और कंपटीशन को हम इंटरनल जो हमारी अपनी सब्सिडरीज हैं उनको उसमें हार्नस कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, तो मे बी उन सिनर्जी से हम फ़ायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन फिर हम जो विद इन दी ग्रुप, जो विद इन दी सब्सिडरीज जो अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होती है उनसे शायद उस तरह जल्दी जो क्विकली फ़ायदा ना उठा सकें। ठीक है, इसलिए वो कहता है जी कि अली बाबा ग्रुप को डिसेंट्रलाइज मॉडल जो है वो फास्ट ग्रोथ सेटिंग्स में सूट करता है। सच कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस वर नॉट यूनिक टू अलीबाबा। इंटरनेट auctioneer eBay encountered similar internal conflicts after it acquired online payment processor PayPal. eBay decided to run PayPal as a relatively independent, wholly owned subsidiary and chose a series of eBay veterans to run the payment group. By keeping the organization separate, eBay allowed PayPal to pursue business opportunities that were outside of eBay. However, by choosing a series of eBay veterans to run the organization, the company ensured there would be close connection between the legacy eBay businesses and PayPal, and that the expected value creation would be achieved. देखिए, यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के साथ कैसे हो सकती है। तो माँ कहता है कि जी कि जब eBay ने पेपॉल को जो है एक्वायर किया, तो पेपॉल जो था उसका जो होली ओन सब्सिडरी का स्टेटस था वो मेंटेन किया गया। ठीक है, सिर्फ क्या किया गया कि जो eBay के वेटरन मैनेजर्स थे या eBay के वेटरन्स थे उनको पेपॉल भेजा गया ताकि वहाँ पे वो एक उसी तरह की वैल्यू बेस्ड कल्चर क्रिएट कर सके जैसा कि eBay में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एवेल्युएशन ऑफ C-suite हम देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू मा, our biggest challenge was growing Alibaba from 18 to over 10,000 employees.
There is no model to imitate. One way Ma coordinated Alibaba growth was by adjusting his span of control on number of executives reporting directly to him. As new businesses were launched, the head of subsidiary would report directly to Ma. Given the rapid growth in entering new businesses, Ma's span of control had increased dramatically. In 2008, Ma had 8 reports composed of Alibaba's 5 subsidiary presidents plus 3 functional group executives, the chief financial officer, the chief people officer, and the chief strategy officer. The CEO of Alibaba.com reported directly to subsidiary board of directors. अब देखिए यहाँ पे वो कुछ हमें स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। ये अलीबाबा ग्रुप जो कि 18 से 10,000 एम्प्लॉयज तक ग्रो कर चुका था, उसको मैनेज करना अब इतना आसान नहीं था और इट वाज अ चैलेंज, ठीक है। अब माँ ने ये क्या किया, उसने अपना जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसको एडजस्ट किया। वो एडजस्टमेंट कैसे की? एज न्यू बिजनेसेस वर लॉन्च्ड, द हेड ऑफ सब्सिडरी वुड रिपोर्ट डायरेक्टली टू माँ। जो हेड ऑफ सब्सिडरी है वो डायरेक्टली माँ को रिपोर्ट करेगा, जब माँ को रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एक्शंस के लिए। Given the rapid growth in entering new businesses, Ma's span of control had increased dramatically. In 2008, Ma had 8 reports composed of Alibaba's 5 subsidiary presidents plus 3 functional group executives. जहां आप देखिए 5 different subsidiaries थी, 5 subsidiary heads जो थे, ठीक है, 5 subsidiary presidents जो थे वो माँ को रिपोर्ट करते थे। उसके साथ साथ 3 फंक्शनल ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स भी माँ को रिपोर्ट करते थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ पीपल ऑफिसर एंड चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर। और जो सीईओ ऑफ Alibaba.com था, जो कि एक पब्लिकली ट्रेडेड सब्सिडरी थी, वो डायरेक्टली अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था, ठीक है। जैसा कि वेल्श बिलीव करता था कि पीपल आर जीई की एसेट्स, Ma elevated the importance of human resources function early in the group history by creating the chief people officer position and having it report directly to him. देखिए जैसे कि जीई का प्रेसिडेंट जो है वो समझता था कि जो एम्प्लॉयज हैं वो जीई के एसेट्स हैं, या जैक वेल्स जैसा समझता था, उसी तरह माँ का भी ये ख्याल था कि जो लोग हैं वो अलीबाबा ग्रुप का सबसे कीमती असासा है। इसीलिए माँ ने early on, in the very beginning, he had created a post of chief people officer. और वो chief people officer जो CPO जो था, वो he used to report directly to him. Lucy Peng, one of the original founders, was Ma's first choice to be guardian of the continued organization development. ठीक है, लूसी पेंग जो कि एक फाउंडिंग मेंबर थी, उसको चीफ पीपल ऑफिसर का जो है वो ओहदा दिया गया और उसकी ये जिम्मेदारी थी कि जैसे जैसे ग्रुप ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे ग्रुप रैपिडली ग्रो कर रहा है, वो ग्रुप के कल्चर को इंस्टिल करे नई कंपनीज में और ये इंश्योर करे कि अलीबाबा ग्रुप की वैल्यूज जो हैं वो मेंटेन रहे, ठीक है। एज अलीबाबा रेवेन्यू, staff and geographic reach expanded and its business became increasingly complex, Ma constantly considered various permutations to the organization of his top management team. For example, given the common processes and customers of many Alibaba businesses, some of the senior management team argued that the Chief Operating Officer (COO) might catalyze cross-platform business development and reduce costs through economies of scale, while providing Ma more time to focus on leadership and strategy. Desai countered the COO role was in place earlier by seeing redundant as subsidiary president acted as CEO, chief operating officers of their own subsidiaries and had a direct profit and loss responsibility. Given GE never had a corporate level CEO under Jack Welch. देखिए जैसे कि जैक वेल्च के अंडर जो था कॉर्पोरेट लेवल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कोई भी नहीं था और सब्सिडरी हेड्स जो थे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, इसी तरह माँ ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इसी तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ था, ठीक है। और माँ ने भी जो था वो कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पोस्ट नहीं थी, बल्कि सब्सिडरी हेड्स जो थे वही रोल ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर परफॉर्म करते थे और वही रिस्पॉन्सिबल थे अपनी अपनी सब्सिडरी के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है।
Alibaba subsidiaries used common core technologies and platforms, but they employed independent technology teams to maximize flexibility. Ma believed that Alibaba's decentralized technology strategy helped the firm to capture an early lead in China's emergent e-commerce markets. As these markets matured, Ma wondered if Alibaba should consider centralizing its technology platform, which included systems architecture, systems development, data analysis, data storage, and business unit application development under Chief Technology Officer (CTO). However, this risks slowing development and disenfranchising the business units. Alibaba decentralized technology model contrasted with highly centralized technology platforms used by companies such as Google. देखिए यहाँ पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जा रही है, और वो क्या है कि अलीबाबा सब्सिडीज जो थी वो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही थी और प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रही थी, दे वर कॉमन, ठीक है, एंड दे एम्प्लॉयड इंडिपेंडेंटली टेक्नोलॉजी टीम्स टू मैक्सिमाइज फ्लेक्सिबिलिटी। और लेकिन हर सब्सिडरी की अपनी एक टेक्नोलॉजी टीम थी जो कि इन उसकी टेक्नोलॉजी को लुक आफ्टर करती थी। अब माँ ने ये सोचा कि अलीबाबा की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको सेंट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट बना दिया जाए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के अंडर, जो कि सारी टेक्नोलॉजीज को जो कि उसके लिए जो कि उनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, like which includes system architecture, system development, data analysis and data storage and business unit application development. कि इन सारे जो डिफरेंट हर सब्सिडरी का अपना एक मैकेनिज्म था टेक्नोलॉजी मैनेज करने के लिए, या उनकी अपनी एक टीम थी जो कि इन सारे इश्यूज को देखती थी, लाइक systems architecture, systems development, data analysis, data storage and business unit development applications. वो समझता था कि इनको एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के अंदर इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लेकिन एनीवे दिस मे कंट्रास्ट विद हाईली सेंट्रलाइज्ड और दिस डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी मॉडल वाज इन कंट्रास्ट विद जनरली जो कि फेमस कंपनीज एज गूगल यूज करती थी, जिनका सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज करती थी। उसके बरक्स अलीबाबा ग्रुप जो था उसका डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म था, दो के वो उनको सूट करता था। लेकिन माँ सोच रहा था क्या इस प्लेटफॉर्म या इस टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। कल्चर एंड इंसेंटिव्स। डिस्पाइट द लेवल ऑफ इंटरनल कंपटीशन एट अलीबाबा, माँ fostered a certain degree of group cooperation. For example, Alibaba C-suite and senior management of its subsidiaries, totaling about 120 people and known internally as a group organization, engaged in community building exercises such as annual retreats with their families. The group organization also participated in management training sessions such as 2-day session titled What Leadership Means at Alibaba Corporate University. Say, like GE Contovilla. Ma continuously rotated senior managers among the different subsidiaries, and one executive noted, "We have few cross-functional and cross-business teams because we want to empower the operating subs to call the shots. We do not want an overlay to confuse the reporting." ठीक है, जैसे कि जैक वेल्च से इम्प्रेस था तो उसी की तरह उसने क्या किया कि अपनी लीडरशिप या टॉप मैनेजमेंट टीम जो थी उसको ट्रेन करने के लिए उनमें एक फैमिली जो है एक फैमिली ओरिएंटेशन क्रिएट करने के लिए उसने एक ये जो टॉप 20 पीपल थे उनका एक उनकी एक कम्युनिटी क्रिएट की, ठीक है। द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशन, और उसने जीई की तर्ज पे जो था एक कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। माँ कॉन्टिन्यूसली जीई की तर्ज पे ही माँ जो था वो भी कॉन्टिन्यूसली अपने सीनियर मैनेजर्स को डिफरेंट सब्सिडरीज में रोटेट करता था, ठीक है। माँ एंड हिज सीनियर team also came together at Alibaba annual strategy review sessions. They used these sessions to discuss and set Alibaba's long-term strategy and consider complementary organizational changes through a bottoms-up process, which had 3 broad steps:
In the spring, they performed mid-term strategic reviews. In the fall, subsidiary presidents submitted detailed strategic plans to Alibaba Corporate Center. For the remainder of the year, Alibaba senior management team debated and revised these strategic plans, finally agreeing to a group operating plan and budget by the year end. देखिए अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि मजीद वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन या स्ट्रैटेजी रिव्यू सेशंस कैसे किए जाते थे, ठीक है. Ma and his senior team also came together at Alibaba annual strategy review session. Ma और उसकी जो सीनियर टीम थी वो साल में एक दफा मिलती थी ताकि अलीबाबा के जो ग्रुप के जो स्ट्रैटेजी है उसको रिव्यू किया जा सके. They used these sessions to discuss and set Alibaba long-term strategy and consider complementary organization changes through a bottom-up process, which had 3 broad steps. In the spring, they performed mid-term strategic reviews. In the fall, subsidiary presidents submitted detailed strategic plans to Alibaba Corporate Center. For the remainder of the year, Alibaba's senior management team debated and revised the strategic plans, finally agreeing to group operating plan and budget by the year end. Desai commented, while Alibaba's strategic planning process had not changed much over the time, as the business became more complex, we had to think more strategically. The debates between corporate headquarters and the subsidiaries became more robust, but we did not see that as a negative. Meng Zheng, Alibaba Chief Strategy Officer, oversaw and facilitated this annual strategy review and strategy making process. देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि अब वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करते थे. अलीबाबा ग्रुप जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह फॉर्मुलेट कर रहा था. देखिए हमें कहते हैं जी कि अलीबाबा ग्रुप जो है उसका एक एनुअल स्ट्रैटेजिक रिव्यू सेशन होता था और बाय मिड और एक जो क्या था कि इन स्प्रिंग जो था बाय मार्च अप्रैल वो मिड टर्म स्ट्रैटेजिक रिव्यू करते थे, ठीक है. इन द फॉल subsidiary presidents submitted detailed strategic plans to Alibaba Corporate Center. For the remainder of the year, Alibaba senior management team debated and revised these strategic plans, finally agreeing to a group operating plan and budget by the year end. पूरे एक साल वो लगाते थे अपनी एक नए साल की स्ट्रैटेजी और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को रिव्यू करते थे साथ साथ और एक नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते थे और नए टारगेट्स और बजट सेट किए जाते थे, ठीक है. Counter to prevailing corporate culture in China at the time, Alibaba Group provided its employees with powerful incentives in the form of stock options. अब हम रिवॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमने देखा, हमने स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, ठीक है. अब हम देखते हैं कि जी के रिवॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलीबाबा ग्रुप में क्या हो रहा था. तो counter to the prevailing corporate culture in China at the time, Alibaba Group provided its employees with powerful incentives in form of stock options. With respect to employees at Alibaba publicly traded B2B businesses, management believed that the options programs were largely successful. It helped link compensation to the performance of the business unit, provided employees with liquidity through the public markets, and appreciated in value as the underlying stock performed well on the market. One key challenge of the public listing was the continuously changing stock price and its impact on the value of stock options. देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि अलीबाबा ग्रुप जो है वो अपने अब एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है. और पर्टिकुलरली जो अलीबाबा का पब्लिकली ट्रेडेड B2B बिजनेस यूनिट था वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी वो बिलीव करती थी कि स्टॉक ऑप्शंस प्रोग्राम जो है वो बहुत ही कामयाब है, ठीक है. और जैसे जैसे स्टॉक प्राइस इंक्रीज करती थी वैसे ही एम्प्लॉइज को उसका फायदा होता था, ठीक है. लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो कि अलीबाबा की दूसरी सब्सिडरीज में काम करते थे जो कि नॉन लिस्टेड बिजनेसेस थे उनको भी स्टॉक ऑप्शंस दी जाती थी जो कि एक प्राइवेटली हेल्ड Alibaba Group में, ठीक है. In fact, as managers progressed up the ranks and through the group companies, the proportion of their total pay based on group performance increased. The prospect of a successful IPO of a group company, much like that of B2B business in 2007, motivated employees. However, unlike the stock options for employees of B2B platform,
Stock options in Alibaba Group were not directly tied with value of any business unit and did not have a public valuation liquidity. क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप था, देखें जो तो उनकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है, जो कि हमने कहा alibaba.com थी और alibaba.com.china थी, वो तो पब्लिक हो चुकी थी, ठीक है। वहां पे तो स्टॉक्स का एम्प्लॉयज का जो स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम था दैट प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। उसमें एम्प्लॉयज का फायदा भी था, स्टॉक की प्राइसेस इंक्रीज करती थी तो उनकी जो थी एक ऑटोमेटिकली उनकी वेल्थ भी इंक्रीज कर जाती थी। लेकिन दूसरे एम्प्लॉयज जो थे जो कि अलीबाबा के नॉन लिस्टेड बिजनेस से रिलेटेड थे, दो इनको भी स्टॉक ऑप्शंस की फैसिलिटी हासिल थी, लेकिन वहां पे ये मसला था कि वो उनको उनकी वैल्यूएशन कोई प्रॉपरली नहीं हो सकती थी। ना तो वो किसी बिजनेस यूनिट से अटैच थे, ना ही वो उनको पब्लिकली सेल या बाय किया जा सकता था, ठीक है। तो अगर और फिर वो एम्प्लॉयज अगर अपनी सर्विस पूरी किए बगैर जो अब था अगर वो ग्रुप को छोड़ देते थे तो वो उनके स्टॉक ऑप्शंस बेकार जाते थे, ठीक है, उनको उन स्टॉक्स का कोई फायदा नहीं होता था। Then again, rotating managers between Alibaba publicly traded and privately held businesses presented some challenges relating to incentive and stock options. On a more global scale, Ma wondered if each business unit should have its own pay scale. अब क्योंकि मैनेजर्स जो थे उनको रोटेट किया था, ठीक है, तो अलीबाबा के पब्लिकली ट्रेडेड जो ग्रुप था और प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस जो था उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था, ठीक है। जिन मैनेजर्स को रोटेट किया जाता था उसकी इस रोटेशन की वजह से उनमें थोड़ा सा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था इंसेंटिव, क्योंकि एक तरफ तो उनको स्टॉक ऑप्शंस थी जो कि पब्लिकली ट्रेड हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनको प्राइवेटली हेल्ड स्टॉक्स मिले थे जिनका उनको कोई खास फायदा नहीं था। अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अलीबाबा सोच रहा था या माँ ये सोच रहा था कि इफ ईच बिजनेस should have its own pay scale and compensation package. अब देखिए कुछ फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या थी अलीबाबा ग्रुप में। Ma was always searching for new business opportunities in the rapidly growing and evolving online commerce market. He actively generated new opportunities through both top-down efforts led by senior management team and informal bottom-up initiative which encouraged Alibaba business units to provide new ideas and market intelligence of the organization. Once a new business unit passed initial screening, Ma faced some organization questions. For example, he needed to decide whether to place responsibility for a project with the corporate headquarters or with the business unit presidents. Ma also needed to decide how to deal with a project as it evolved over time. देखिए क्योंकि अलीबाबा ग्रुप जो था वो ऑलरेडी वॉज क्वाइट बिग अनफ ग्रुप और अगेन देवर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थी, इनको मद्देनजर रखते हुए अलीबाबा ग्रुप को क्या चैलेंजेस दरपेश थे। माँ को जो पहला चैलेंज दरपेश था वो ये था कि जो नई सब्सिडरी कायम की जाए या नया प्रोजेक्ट जो शुरू किया जाए, क्या उसको हेडक्वार्टर लुक आफ्टर करे या सब्सिडरी प्रेसिडेंट लुक आफ्टर करे। Financing small businesses. As Alibaba learned more about its small business clients, Ma became increasingly aware of unmet demand from small Chinese businesses for loan in sizes that were well below that of traditional banks for interested in lending. देखिए माँ को ये बाखूबी अंदाजा था क्योंकि वो बहुत सारा उसका स्मॉल बिजनेसेस के साथ उसका लिंक था, स्मॉल बिजनेसेस के साथ वो डील करता था और इन स्मॉल बिजनेसेस को जो बिग बैंक्स थे वो आसानी से लोन नहीं देते थे। तो माँ ये समझता था कि अलीबाबा ग्रुप का एक नया जो बिजनेस वेंचर हो सकता है वो इस फील्ड में हो सकता है कि वो कोई ना कोई बैंक कायम कर सकते हैं जो कि स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस करे। दो कि ये एक लुक्रेटिव मार्केट थी कि स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग की, लेकिन इसमें कुछ सिग्निफिकेंट हर्डल्स थे, ठीक है, इंक्लूडिंग हर्डल्स क्या थे। दे नीडेड टू ऑब्टेन बैंक लाइसेंसेस, दे नीड टू एस्टैब्लिश अ स्पेशलाइज्ड बैंकिंग ऑपरेशंस ग्रुप एंड दे नीड टू रेज मनी टू मीट रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। Alibaba Group still had a head start in the market with large client base and field force of thousands of professionals. Alibaba Group also had real-time verifiable data on clients,
payments and collection entities in China had access to such extensive information. While not directly related to small business loan industry, Alibaba Group also accrued significant financial service experience for Alipay payment processing system. ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता लग रहा है कि अलीबाबा ग्रुप को एक और जो बड़ी पोटेंशियल लुक्रेटिव मार्केट नजर आ रही थी वो थी स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग की। दो कि उसमें कुछ पोटेंशियल हर्डल्स भी थे कि एक लाइसेंस की जरूरत थी, ठीक है, और दे नीडेड टू मीट सर्टेन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन क्योंकि उनका अपना एक लार्ज क्लाइंट बेस था और एक सक्सेसफुल फील्ड फोर्स एग्जिस्ट करती थी, इसलिए वे समझते थे कि उनके पास एक रियल टाइम वेरीफाइबल डेटा है रिलेटेड टू द स्मॉल बिजनेसेस इन चाइना, ठीक है, और समझते थे कि वो इस सेक्टर को आसानी से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अगेन एक और जो प्लेटफॉर्म था जिसको वो समझते थे कि डेवलप किया जा सकता था वो था मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म या मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए वो कहते हैं जी कि बाय 2008 स्मार्टफोन्स जो थे उनकी तादाद चाइना में बड़ी तेजी से बढ़ी थी और मिलियन ऑफ चाइनीज जो थे दे कुड अफोर्ड स्मार्टफोन्स, ठीक है। Over the next 5 years, Ma believed that these popular smartphones would drive online trade to new levels and create opportunities for Alibaba members and business units. For example, he envisioned Alibaba's.com by using their smartphones to search for products, contact sellers, post leads, and close deals anytime from virtually anywhere in the world. Similarly, sellers could post new online products, search for buyers, communicate with buyers, and execute transactions from their mobile phone devices, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो कहते हैं जी कि चाइना में 2008 में मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी जो थी, जो पर्टिकुलरली स्मार्टफोन्स जो थे वो दे हैड बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, और अलीबाबा ग्रुप जो था वो समझता था कि इट प्रोवाइडेड देम विद एन अपॉर्चुनिटी कि वो एक मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म भी डिजाइन करें जहाँ पे कि मोबाइल की मदद से जो लोग हैं वो ईजली जो है वो alibaba.com के साइट्स को वो विजिट कर सके एंड इट शुड बी इजी फॉर देम टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, टू कॉन्टेक्ट सेलर्स, post leads, and close any deals anytime from virtually anywhere in the world. Similarly, sellers could post new products online, search for buyers, communicate with buyers, and execute transactions from their mobile devices. Given the potential size of the mobile businesses and the complexity of developing seamless and secure technology, Ma needed to determine the best strategy to develop, deploy, and operate mobile platforms. For instance, should Alibaba head office launch a centralized mobile team to develop a common mobile platform for the group companies, or should each business unit develop its own specialized platform? Once Alibaba develops its mobile platform, should Ma centralize or decentralize mobile operations? अब देखिए यहाँ पे जो चैलेंजेस थे वो क्या थे या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी वो क्या थी कि अगर अलीबाबा ग्रुप ये डिसाइड करता है कि वो मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, जब मोबाइल प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे, ठीक है। वो क्वेश्चंस ये थे कि क्या ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो हर सब्सिडरी के लिए अलहदा कैसे जनरेट की जाए, या हर सब्सिडरी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करे, या कोई एक सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ठीक है, तो उसको डेवलप करने का कोई फायदा होगा या नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ड्राइविंग फॉरवर्ड, एज मा अप्रोच्ड corporate offices, he thought about the challenges that lay ahead. Should he maintain the competition among the subsidiaries that had helped the Alibaba Group develop its leadership position in China e-commerce market, or should he promote more cooperation among the subsidiaries? And if he wanted to increase cooperation, how could he do so without dulling the incentives of the subsidiary executives to be the best in their businesses? अब देखिए माँ कहता है कि जी कि माँ के लिए जो चैलेंजेस थे जो है ले हेड करते थे वो क्या थे कि शुड ही मेंटेन कंपटीशन अमंग द सब्सिडरीज दैट हैड हेल्प अलीबाबा ग्रुप डेवलप इट्स लीडरशिप पोजीशन इन चाइना ई-कॉमर्स मार्केट, or should he promote more cooperation among subsidiaries? And if he wanted to increase cooperation, how could he do so without dulling the incentives of subsidiary executives
टू बी बेस्ट इन देयर बिजनेसेस, ठीक है, कि वो अगर मजीद जो बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो क्या सब्सिडीज के दरमियान जो कंपटीशन है उसको कम करना चाहिए और सब्सिडीज के दरमियान कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन थे जो कि माँ फेस कर रहा था। देखिए, जो आपके लिए इस केस स्टडी में गौर करने की चीजें हैं वो क्या हैं कि आपको ये सोचना है कि अभी ये जो ग्रुप है ये किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अगर आप ये सोचें और थोड़ा सा गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि एट द मोमेंट ये जो ग्रुप है ये एक सब्सिडरी डिवीजन बेस्ड, डिवीजन प्लस फंक्शनल ग्रुपिंग बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, कि डिफरेंट सब्सिडरीज या स्ट्रैटेजिक डिवीजन्स जो हैं उनकी बेसिस पे इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया गया है एंड देन अगेन सर्टेन फंक्शंस की बेसिस पे भी ऑर्गेनाइज किया गया है। डिविजन्स प्लस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या ये जो मैट्रिक्स है ये डिविजनल प्लस फंक्शनल है, ठीक है। क्या ये इसके गोल्स टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। तो हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट जो थी वो चाइना में इंतहाई कॉम्पिटिटिव थी, चाइना बड़ी तेजी से ओपन अप हो रहा था। ऐसी इन्वायरमेंट में ये डिसेंट्रलाइज पोजीशन, डिसेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी जो थी, स्ट्रैटेजी जो थी कि डिसेंट्रलाइजेशन की स्ट्रैटेजी जो थी माँ की, कि हर सब्सिडरी जो है वो अपने P&L के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो विद इन द सब्सिडरी जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उनको सब्सिडरी प्रेसिडेंट्स ही बेहतर तौर पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दिस प्रूव टू बी अ गुड स्ट्रैटेजी। जबकि हम देखते हैं कि कंपनीज जो कि सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी के साथ चल रही थी चाइना मार्केट में, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। लाइक उन्होंने ईबे की एग्जांपल दी कि अगर उनको एक सिंगल वर्ड भी अपनी वेबसाइट पे चेंज करना होता था तो इट टुक देम अ मंथ एट लीस्ट, ठीक है। तो जो इंटरडिपेंडेंस है विद इन द ग्रुप कंपनीज उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, यही तो चैलेंज है जो कि जैक मा फेस कर रहा है। क्या वो इंटरडिपेंडेंस को इंक्रीज करे या कॉपरेशन को इंक्रीज करे विद इन द सब्सिडरीज या उनको कम्पीट करने दे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको सोचा जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इस स्ट्रक्चर को रीडिजाइन किया जाए तो क्या आप इसको बेहतर तौर पे रीडिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो अजीज तुलबा, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, आज के लेक्चर में हमने ये देखा है, हमने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की अगर आपको याद हो तो आज हमने ये देखा है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्रो करती हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनकी सब्सिडरीज इंक्रीज होती हैं, उनके फंक्शंस इंक्रीज होते हैं, तो उसके साथ साथ वो अपने स्ट्रक्चर्स में किस तरह की चेंजेस लेके आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो ग्रो कर रही थी तो उसने अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल रिड्यूस किया, ठीक है, कि 5 सब्सिडरी हेड्स और 3 फंक्शनल हेड्स अब उसको रिपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि उसने एट द सेम टाइम जो थी वो उनकी ट्रेनिंग पे एम्फेसिस किया और जीई के पैटर्न पे एक अलीबाबा कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी फॉर्मुलेट की या कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की, उनके रिवॉर्ड्स पे फोकस किया, उनके रिवॉर्ड्स का सिस्टम जो मैकेनिज्म चेंज किया एंड देन अगेन हर सब्सिडरी की स्ट्रैटेजी को जो है उसको डिसेंट्रलाइज रखा। तो अजीज तलबा, आज के लिए इतना ही। और आज की केस स्टडी में बेसिकली हमने, ठीक है, जो हमारे पॉइंट्स थे वो यही थे कि हमने देखा कि स्ट्रक्चर जैसे जैसे चेंज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस लाई जा सकती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चेंजेस लाना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 21 में वी विल टॉक अबाउट कि ये इंफॉर्मेशन जो है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तब के लिए खुदा हाफिज।